हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के एकदम पूरा वन शॉट ले आए हैं। तो भैया तैयार हो कि नहीं बताओ यार, सबसे पहले बताओ यार, जल्दी बताओ यार। तो रिवीजन करने के लिए देखो हमारा ये मेन मकसद था। हमने सबसे पहले मोर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब लास्ट टाइम में होता क्या है, जितना ज़्यादा रिवीजन या जितना लास्ट टाइम में जितने भी फार्मूले एक बार जो थ्रू हो जाए तो अच्छा लगता है ना। तो वही चीज़ हम लास्ट टाइम में लेके आए हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे हम लोग रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, सारे आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप लोगों के लास्ट में जितने भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्या नाम है, क्या बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट ग्राफ है, वो सारे आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ठीक है, हालांकि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ये तो एनसीईआरटी के सारे ग्राफ आप लोगों के लिए ले आया हूँ। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लाइन अंडरलाइन करके ले आया हूँ। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे कि बैटरीज होते हैं, बैटरीज में सभी इम्पोर्टेंट लाइन पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे हाईलाइट कर रखे हैं, पहले से ही बता दूँ। लास्ट में जाते जाते मतलब ये सब तो लास्ट का चैप्टर है, तुम्हें मज़ा आएगा वाकई में। जानते हो लिप चैट लेयर पेंपल है, जानो ना। तो चलो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड बस पहुंच जाए एक बार। चलो तो अपने चैप्टर पे आ रहे हैं भैया। तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री का आरंभ होने शुरू हो रहा है। सारे एकदम बैठ जाओ, बढ़िया बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं एवरेज एटॉमिक मास की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल फार्मूला तुम पढ़ते हो कि भैया एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। सम ऑफ मास, मतलब जितने भी मास है, मास इंटू परसेंटेज, मास इंटू परसेंटेज, ये इंटू है भैया, ये कुछ और मत समझ लेना, ये इंटू होता है, ये इंटू है। मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज अपॉन 100 हो जाता है। तो ये होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब चलो भैया एक बार जैसे भी हो एक बार ऊपर वाले का नाम ले लो। अब शुरू करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का नाम लेना बहुत शुभ होता है और लास्ट टाइम तक अब ले लो, अब रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। चलो चलो भैया, अब होता है मूल। मूल क्या होता है, सबसे पहले जनरल फार्मूला तुम्हारा यहीं से शुरू हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री का आरंभ यहीं से। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहले जनरल फार्मूला हुआ था, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है सबसे पहले और ये बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इक्वल टू मोल, अगर पार्टिकल आपको गिवन है, अगर आपको पार्टिकल दिया रहे तब हम मोल निकालते हैं। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, ठीक है भैया, ये वाले फार्मूले याद है कि नहीं भैया? हाँ सर याद है। अब देखो तीसरा फार्मूला क्या होता है, अगर वॉल्यूम दिया हो, अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तब हम तीसरा फार्मूला क्या निकालते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर होता है। तो जब 1 सेकेंड देना, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 1 सेकेंड। ये होता है फार्मूला, क्या होता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुम्हें याद रखना होगा कि अब जो वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी ने, अब जो वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी ने जो वैल्यू रखी है 22.4 की जगह 22.7 दे रखी है। ठीक है, याद रखना ये बात, 22.4 की जगह 22.7 दे रखी है। ठीक है, तो हमारा 3 फार्मूले हमने पढ़ा, 3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले इक्वल टू मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा मैंने पढ़ा मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तीसरा क्या पढ़ा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर में दिया रहा है। अगर वहीं पे अगर ये वॉल्यूम एमएल में दिया गया हो तो कितना हो जाए, 22,400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम जानते हो पहले से ही। अब ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सबसे बेसिक का फार्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आइडियल गैस से एक नया फार्मूला डेराइव होता है, डेंसिटी इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, पीएम अपॉन आरटी, पीएम अपॉन आरटी। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया बताओ,
आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। पी होता है प्रेशर, एम होता है मोलर मास, टी होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा तुम्हें किसमें रखना होगा, केल्विन में रखना होगा। फिर उसके बाद वेपर डेंसिटी आ जाता है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई 2 हो जाता है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई 2 हो जाता है, या मोलर गैस बाई 2 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लॉज आए थे, तुमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ बहुत सारे लॉज तुमने पढ़ा हुए थे, ठीक नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, डायरेक्ट अगर तुम्हें मैचिंग में दे दिया जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवन बाई, तो किसने दिया था, लोवेसियर इन 1774 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था, इनका स्टेटमेंट क्या था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना भी रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। फिर उसके बाद दूसरा लॉ क्या आया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या तुम चाहो डेफिनेट प्रपोर्शन होता है दूसरा लॉ, ठीक है। ये किसने दिए थे, ये प्रोस्ट ने दिया था, 1799 में दिया था। इन्होंने बोला था जितने भी मॉलिक्यूल तुम लोगे रिएक्टेंट साइड उतने ही तुम, उससे ज़्यादा, जैसे कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, 1 सेकेंड उतना, बस 1 मिनट देना। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो कि H2 का कितना मॉलिक्यूल से होता है, H2 की बात कर दिया है, H2 की बात कर दिया है, तो यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 है कि नहीं, और यहाँ पे H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। लेकिन जब तुम इसे डिवाइड कर दो, जब तुम इसे डिवाइड कर रहे हो, मान लो यहाँ पे देखो 2 1 2 2 2 4, ठीक है, तो हमारा क्या मिला, 2:1 रेशियो आया कि नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब जो रेशियो है, चाहे तुम जितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड ले लो, चाहे जितना ले लो, वो हमेशा रिएक्टेंट के साइड से ही रेशियो में मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल जब वाटर ले लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे, 4, और ऑक्सीजन से 2 मॉलिक्यूल्स हो रहे, और जब इन्हें डिवाइड किया तो हमारा 2:1 ही मिल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब जब हमारा रेशियो, जो हमारा रिएक्टेंट साइड का रेशियो है, वो हमेशा प्रोडक्ट साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही, लॉ ऑफ कांस्टेंट, और इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा लॉ आता है एवोगाड्रो लॉ, और ये कौन दिया था बताओ, जे लुजार्स लॉ, इसी के नाम पे जाना जाता है, एवोगाड्रो लॉ तो ही बोला जाता है, जे लुजार्स लॉ, ठीक है। तो इन्होंने दिया था, ठीक है, 1 सेकेंड देना, हाँ चलो, तो एवोगाड्रो लॉ आ गया है। अब एवोगाड्रो लॉ किसने दिया, जे लुजार्स लॉ ने दिया था, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ पे इन्होंने बताया था एट सेम टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर इक्वल विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस हैव नंबर ऑफ, मतलब कुल मिलाते सेम टेम्परेचर पे बात कर दी जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीपल फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फैक्टर अपॉन इम्पेरिकल फैक्टर। तुम्हें मालूम होगा कि ये फार्मूला हम तब लगाते थे जब हमें इम्पेरिकल फार्मूला निकालना हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, तो तुम्हें मालूम होगा, ठीक है। ये मल्टीपल फैक्टर तो एन से डिनोट करते हैं। अब देखो तो परसेंटेज आया, जैसे कि वेट बाई वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। और ज़्यादा देख लेते हैं। वेट बाई वेट परसेंटेज का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा कितना फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज, ये हमारा हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज। वहीं पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर लिया तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा कितना फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेट बाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना, जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन तुम करोगे, जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन करोगे, हमेशा वॉल्यूम हमेशा ml में लेना है। किस में लेना है, वॉल्यूम हमेशा ml में लेना है, वॉल्यूम हमेशा ml में लेना है। कभी भी लीटर में मत ले लेना, कभी भी लीटर में मत ले लेना, लीटर में मत ले लेना, ठीक है, लीटर में मत ले लेना।
लीटर में मत ले लेना, ठीक है। ये सारी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें याद होगा कि वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज क्या होता है। वॉल्यूम बाई वेट परसेंट है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा हम लोग लेते हैं ml में, परसेंटेज केस में, परसेंटेज केस में, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग का कंसंट्रेशन वाला टर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जिसका मोल निकालना है अपॉन, जिसका मोल निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। कैसे बोलोगे, जिसका मोल निकालना है अपॉन टोटल मोल, जिसका मोल निकालना, जैसे कि बात कर दी जाए इस वाले फार्मूले में तुम्हें याद हो जाए कि मोल्स ऑफ ए, मतलब यहाँ पे हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का निकालना है, ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, हमें ए का निकालना है कि नहीं मोल फ्रैक्शन। तो हम उस हिसाब से मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई बोल ना, यहाँ पे मोल्स ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं। तुम देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो जब 1 सेकंड है ना, हाँ ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं। तुम ये देखो, ये मोल्स ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा, अपॉन टोटल मोल, अपॉन टोटल मोल्स। ये कैसा मोल है, ये टोटल मोल्स है कि नहीं। ये देखो यार, ये टोटल मोल्स है कि नहीं। हाँ सर ये तो टोटल मोल्स है, ठीक है। 1 सेकंड है ना, हाँ चलो। ये तुम्हें टोटल मोल्स दिख रहा है कि नहीं, बताओ ये टोटल मोल्स दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर ये टोटल मोल्स हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद, उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो मोल्स ऑफ बी, मतलब मोल्स ऑफ बी क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ बी का मोल्स अपॉन टोटल मोल, मतलब जिसका मोल निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल्स हो जाते हैं। ऐसे हमारा मोल फ्रैक्शन निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद मोल फ्रैक्शन तो हम बात कर दी जाए तो यहाँ पे टाई से डिनोट करते हैं, तो टाई ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाई ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। टाई ऑफ बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बात तुम्हें समझ में आ जाए। और जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें रेशियो में क्या मिलते आता है, हमें मिल जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अरे भैया यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये कितना है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की ही तो वैल्यू रखेंगे। अरे तुम देख भैया, इसे हम यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे वैल्यू रखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए की वैल्यू है कि नहीं। हाँ सर ई का है मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम ए का ही तो मोल फ्रैक्शन रखेंगे। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही। अब उसी तरीके से जब हम बी का मोल रखेंगे तो यहाँ पे बी का रेशियो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने क्लास में बताई हुई थी, ठीक है। अब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम जब, अच्छा ये बताओ तुम मुझे, ये बताओ मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि अगर बात कर दिया है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तुम यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे तुम ये देखो कि भैया मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अरे डेट भाई डेट, यहाँ पे भी मैं तुम्हें ना देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ तो तुम ये चीज़ देखते हो कि भैया ये मोल्स ऑफ ए है अपॉन डायरेक्ट, मतलब जिसका मोल निकालना है अपॉन टोटल मोल्स है। ये तो टोटल मोल्स है, ये तो टोटल मोल्स है, और ये जिसका निकालना होता है, मतलब तुम ये बोल सकते हो भैया, ये बोल सकते हो कि जिसका मोल निकालना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल से होगा कि नहीं। अरे भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स ऑफ ए का, वो होगा कि नहीं, मोल्स ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। हाँ सर होगा। तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है, ये रिलेशन मिल जाता है कि जब हम बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये किसके बराबर आ जाता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी के बराबर आ जाता है। ये रिलेशन हमें मोल्स और मोल फ्रैक्शन के बीच में आ जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी हो जाता है, ठीक है। अब एक नए टर्म आते हैं। अब यहाँ से कंसंट्रेशन वाले जितने भी टर्म हैं वो सारे खत्म हो जाए। अब इंपॉर्टेंट टर्म आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म आना शुरू। देखो अब इसके बाद क्या आ जाता है, हमारा स्ट्रेंथ आ जाता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। और जरा देख लेते हैं आप, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 सेकंड है ना,
स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि ये जो यम है, वो क्या है, जो ये यम है वो हमेशा मास होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, मास होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, मास होता है। ठीक है, हाँ चलो अब हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब मोलरिटी तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बताओ, कैपिटल एम से। ठीक है, और ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमेशा लीटर में दिया रहेगा। ठीक है, हमेशा लीटर में दिया रहेगा तो ये फार्मूला हो जाए, और वहीं पे जब एम में दिया रहेगा तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। मोलरिटी का ये है फार्मूला, मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, ये होता है मोल एल टी। क्या हो जाता है, मोल एल टी। क्या हो जाता है, मोल एल टी। जो जाओ 1 मिनट देना मुझे बस, मैं हटो हटा दिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे मोलरिटी लिखना है। ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम है। ठीक है, स्मॉल एम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल एम है, ये होता है मोलरिटी। ठीक है, ये क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी। ठीक है, अब ये बात ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोलल, इसकी यूनिट होती है मोलल। ठीक है, और वहीं पे इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोलर, इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर। ठीक है, और वो भी छोड़ो, इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है इसकी दूसरी यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है कैपिटल यम से डिनोट करते हैं, ये जो होता है स्मॉल यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे तुम हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं, मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, हटो, यहाँ पे जो सही कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं हमेशा एम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एम में लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है, तुम्हें मालूम होगा कि भैया वेट, हम यहाँ पे क्या नाम है, मोल्स तो क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, अब सब सही हो जाएगा। अब चलो अच्छा हो जाए, चलो अब हम आ रहे हैं, तो ये मोलरिटी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, मोलरिटी का दूसरा वर्जन है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ये गलती किया, 1 सेकंड देना। हाँ, ये होता है, ये कितना, ये जो फार्मूला होता है कितना फार्मूला होता है बताओ, बताओ यार। ये होता है मोलरिटी का होता है। ठीक है, ये मोलरिटी का होता है, ये मोलरिटी का रिलेशन होता है। ठीक है, मोलरिटी स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ, मोलरिटी, हमेशा याद रखना, मोलरिटी नहीं बोला हूँ यहाँ पे, ये किसका रिलेशन है, मोलरिटी है। ठीक है, मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी का रिलेशन ये है, ये वाला रिलेशन मोलरिटी का है। 1 सेकंड देना, हाँ ये मैं और सही इसलिए देता हूँ, ये होता है मोलरिटी का रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है। ठीक है, और ये जो होता है मोलरिटी होता है, हमेशा याद रखो मोलरिटी क्या होता है, 100 टाइम्स, ये क्या है, मोलरिटी होता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, मोलरिटी होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात याद रखना, टोन है मोलरिटी, टोन होता है मोलरिटी, टोन होता है डेंसिटी, ये डी क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते आते हैं कि आदमी पहचानने में कन्फ्यूजन रहता है, क्या है डेंसिटी, क्या है मोलरिटी, क्या है मोलरिटी, इसे गलत करके रखे आता है। ठीक है,
और ये क्या होता है, ये मोलरिटी होता है। ये क्या होता है, मोलरिटी होता है। ये क्या होता है, 1 सेकेंड है ना, ये वाई ज़्यादा बढ़िया बन गया है। ठीक है, 1 सेकेंड। ये होता है मोलरिटी। ठीक है, अब चलो लाइन पे आ जाए। तो याद रखना ये मोलरिटी होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखना। मोलरिटी इक्वल टू 1000 टीएम, यम होता है मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास होता है। ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, उसी तरीके से ये भी रिलेशन याद रखना, मोलरिटी इक्वल टू 10 यक्स डी अपॉन यम टू। आदमी कंफ्यूज रहता है यहाँ पे, यक्स क्या होता है, ये जो होता है वेट बाई वेट परसेंटेज होता है, ये वेट बाई वेट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन याद रखना कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे मोलरिटी का मिक्सचर क्या होता है, ये होता है m1v1 अपॉन प्लस m2v2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, ये होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। बहुत सेकेंड है ना, अच्छा ये ओपन हो जाए। हाँ, क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी जिनके अंदर वॉल्यूम आएगा वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे, जिनके अंदर वॉल्यूम आएगा वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे। जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी के अंदर हमेशा तुम याद रखना, देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, देखो इस वाले फार्मूले में आ रहे हैं वॉल्यूम, इस वाले फार्मूले में, हाँ सर यहाँ पे वॉल्यूम तो आ रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ वॉल्यूम वाला टर्म। तो ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब मोलरिटी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। स्ट्रेंथ हमेशा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे आ रहे हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो अभी हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ हमने पढ़े हैं, एक बार दोबारा रिवीजन हो जा रहा है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। हमेशा वॉल्यूम हमेशा लीटर में रहेगा। ठीक है, मोलरिटी का दूसरा फॉर्म, मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, मोलरिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 10 अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ये यम क्या है, मोलर मास होता है, यम क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, यहाँ पे मोलरिटी होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा सॉल्वेंट ग्राम होगा। मोलरिटी और डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू 1000 मोलरिटी अपॉन 1 सेकेंड है ना, हटो, क्या हो जाएगा 1000 मोलरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास। याद रखना यम का मतलब मोलर मास होता है, जहाँ पे मोलर मास जहाँ पे मोलरिटी जहाँ पे मोलरिटी होता है, ध्यान दिए रहना। ठीक है, ये होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये पार्ट पर मिलियन का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ जिस एलिमेंट का मास निकालना अपॉन टोटल मास इंटू 10⁶ हो जाता है। ठीक है, इंटू 10⁶ हो जाता है। ये किसका फार्मूला था, पार्ट पर मिलियन था।
पार्ट पर बिलियन का फार्मूला क्या हो जाता है, 1 सेकंड लेना, हटो हटो हटो, यहाँ पे आओ, ये हटो, 1 सेकंड है। हाँ अब सही हो जाए, ठीक है। और ये जाओ, 1 सेकंड मेरा, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो सब सही हो गया। हाँ, पार्ट पर बिलियन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए, पार्ट पर बिलियन का फार्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा भाई जाए परसेंट होता है। हाँ चलो, पार्ट पर बिलियन का फार्मूला बताओ, बताओ बताओ बताओ, तुम बताते रहो, यहाँ पे काम चलता रहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, तुम बताते रहो। वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 10⁹, सॉरी वॉल्यूम नहीं रहेगा, मास रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मालूम पड़ा कि सर जब हम नॉर्मलिटी निकाल रहे थे तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो ये हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाता है, ठीक है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। अब तुम्हारे नया टर्म आया कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे रिलेशन हमें मिलता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे जब हम मिक्सन वाला करते हैं, हटो भाई हटो 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 हटो, मिक्सन वाला करते हैं, हट भाई चाहे पसंद चला। यहाँ पे मिक्सन वाला जब करते हैं तो n1v1 अपॉन n2v2, n1v1 इक्वल टू n2v2 होता है। हमेशा याद रखना, वॉल्यूम हमेशा अगर ml में ले रहे हो एक साइड तो दूसरे साइड में ml लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मिक्सचर वाला चेक करते हैं तो n1v1 प्लस माइनस n2v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूले याद रखना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करी जाए, जब हम सॉल्यूशन में आते हैं इसमें 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेशन होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम पढ़ते पढ़ते एकदम सैचुरेट हो जाते हो तो ये सैचुरेशन वाला होता है सॉल्यूशन, ठीक है। नो मोर सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट आर एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट। अब इससे ज़्यादा तुम नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया है ये पेज, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब तुम पढ़ते नहीं हो, जब तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने डंडा लेके खड़े होते हैं कि अब पढ़ना पड़ता है कि नहीं ज़बरदस्ती, हाँ सर पढ़ना पड़ता है। तो ये लिखा है मोर सोल्यूट, लिखा क्या है, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, लिखा क्या है, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, लेकिन कहाँ पे, जब डंडा लेके पापा बैठे रहेंगे, मतलब एट हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे तुम सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब तुम्हारा मन एकदम, तुम्हें लगता है कि यार अब पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे तुम खुद कभी मना करते हो कि अब मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ने लगते हो। उसी तरीके से मोर सोल्यूट कैन बी एडेड नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल पर टेम्परेचर बोल दो चाहे गिवन टेम्परेचर बोल दो, तुम्हारे ऊपर है। गिवन टेम्परेचर बोल दो चाहे नॉर्मल टेम्परेचर बोल दो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ठीक है भैया, हाँ ये बात समझ में आ जाए। अब हमारा पहला टर्म आता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। आओ यहाँ पर, हाँ ठीक है, आओ चलते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हमेशा सॉलिड जो होता है ये होता है सॉल्यूट, और लिक्विड जो होता है सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर क्या होता है, ये फैक्टर क्या होता है ज़्यादा याद रखना। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 1 सेकेंड दे रहा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इतना ही नहीं, ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। 3 चीज़ पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर की बात करी जाए तो इसमें 2 चीज़ बनता है, अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक हो जाए, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होते हैं। मैंने क्या बोला कि भैया अगर एंडोथर्मिक हो रहा,
अगर एंडोथर्मिक हो रहा तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से होंगे, ठीक है। और वहीं पे अदर एक्जोथर्मिक हो रहा, अदर रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो रहा तो सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से होंगे। तो याद रखना टेम्परेचर में दो चीज़ बनते हैं, अदर एंडोथर्मिक हो रहा सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक्जोथर्मिक हो रहा सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जगह बात कर देते हैं तो गैस सॉल्यूट की तरह वर्क करता है और लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो फैक्टर है, जरा फैक्टर पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर क्या होता है, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी ने क्या साफ लिखा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन्वर्स रिलेशन होता है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। तो मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये ऑलवेज एक्जोथर्मिक होता है। अभी हमने पढ़ के आया कि भैया एक्जोथर्मिक में ही तो भैया टेम्परेचर इन्वर्स, अरे यार यहाँ पे पढ़ा क्या, यहाँ पे हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्जोथर्मिक वाले प्रोसेसर में सॉल्युबिलिटी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होते हैं। अरे पढ़ा कि नहीं, तो वही चीज़ तो बोला है कि यहाँ पे अगर हमेशा एक्जोथर्मिक होता है तो सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन पे आएगा। हाँ ये बात तो सही है, वही तो बोला है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक डायरेक्ट कहानी लिख दिया हूँ, लेकिन तुम्हें देखो रिवीजन के फॉर्म में है तो जरा मैं पहले बता दूँ। प्रेशर इक्वल टू KH इंटू ये यस और कुछ नहीं, ये मोल फ्रैक्शन है जिसे हम टाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे P इक्वल टू KH इंटू टाई। हमेशा याद रखना जब तुम आगे अभी इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे तो ये सॉल्युबिलिटी वाला जो टर्म है, ये सॉल्युबिलिटी वाला टर्म है, ये जो सॉल्युबिलिटी वाला टर्म है ये हमेशा मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही उपयोग किया गया है। तो इसी वजह देख रहे हो, इसी वजह तो सॉल्युबिलिटी की जगह यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाला टर्म आ जाए। देख रहे हो यहाँ पे कौन सा टर्म आया, मोल फ्रैक्शन वाला टर्म आया कि नहीं। हाँ सर, तो हमेशा सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही आगे जाके सॉल्व किया गया है, ठीक है। यहाँ पे KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट हो जाता है KH, यहाँ पे KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हेनरीज कांस्टेंट हो जाता है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, ये TC होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और यहाँ पे KH क्या होता है तुम्हें मालूम है, होता है हेनरीज कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्स होता है, टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशन पे होता है। अब देखो लिमिटेशन क्या रहा, हेनरीज लॉ का लिमिटेशन पढ़ते हैं हम लोग बड़े प्यार से, क्या क्या इन्होंने लिमिटेशन क्या इनका वेरीफाई नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि भैया प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू बी हाई, मतलब ये सारा सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, सब कुछ तो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू बी हाई, प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा टर्म बोल रहे हैं कि प्रेशर इज नॉट टू बी लो, इतना ही नहीं प्रेशर लो भी नहीं होना चाहिए, मतलब इनका कहने का मतलब सीधा लिख दिए होते कि प्रेशर मॉडरेट पे रहना चाहिए, ठीक है। बोले गैस कभी भी रिएक्शन नहीं करता हो, मतलब गैस शुड नॉट अंडर जो एनी केमिकल रिएक्शन, कभी भी गैस कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा हो, डज नॉट अंडर जो एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। गैस शुड नॉट अंडर जो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, कभी भी जो भी गैस हम लें वो कभी भी डिसोसिएट ना कर रहा हो, डिसोसिएट मतलब टूटे ना, ठीक है। अब उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड इंटू लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और ये जो दूसरा है ये लिक्विड सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे राउस्ट लॉ आते हैं, अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा। प्रेशर इजेक्टेड बाय अ लिक्विड वेपर एट इक्विलिब्रियम, ये तुम जानते हो। देखो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, बताओ भैया, ये डिपेंड किस पे करता है, ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसी वजह से एक रिलेशन मिला है, वेपर प्रेशर इक्वल टू KE⁻⁻∆H अपॉन RT हो जाता है, ठीक है, ये रिलेशन मिल जाता है। हालांकि सारे चीज़ हम लोग क्लास में कर रहे हैं। अब लॉट P2/P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303। अरे मालूम है ना 2.303 हम क्यों लेते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भैया जब यहाँ पे हम टर्म लॉट का ले रहे हैं, तुम देख रहे हो यहाँ पे जो टर्म हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे तुम देखो, हटो यार, यहाँ पे जब हम इस फार्मूले में आते हैं, इस फार्मूले में आते हैं तो तुम एक मिनट है ना, हाँ, यहाँ पे जब हम इस फार्मूले पे आते हैं तो तुम ये देखो भैया कि ये हम गैलन के टर्म में नहीं ले रहे हैं, लॉट के टर्म में ले रहे हैं, और लॉट हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे जब हम लॉट लेते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, हाँ सर करते हैं। तो बस वही सिंपल ही है, लॉट P2/P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 अपॉन आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब राउट्स लॉ आ जाते हैं, राउट्स लॉ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और ये पार्शियल प्रेशर, मैंने बोला राउट्स लॉ की बात कर दी जाए तो ये पार्शियल प्रेशर टेस्ट टर्म में, सॉल्युबिलिटी टेस्ट टर्म में, ये जो सॉल्युबिलिटी आपको दिख रही है, ये जो आपको सॉल्युबिलिटी दिख रही है, 1 सेकेंड मेरा, हाँ, ये जो सॉल्युबिलिटी दिख रही है, ये जो सॉल्युबिलिटी मैंने बोला कि ये जो आपको सॉल्युबिलिटी दिख रही है, तो ये किस टर्म में हम लोग उपयोग करते हैं, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में उपयोग करते हैं। इसी वजह से तुम यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अभी क्या होगा तुम्हें आज ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी वजह पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो होना क्या चाहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ 2, और सॉल्युबिलिटी तो हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह पार्शियल प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हमेशा तुम जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं P2 नॉट। P2 नॉट एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होता है तो P1 नॉट होता है, सॉल्वेंट होता है तो तुम्हें मालूम होगा कि P2 नॉट होता है, ठीक है। तो P2 नॉट इंटू Chi2, ठीक है, P2 नॉट इंटू Chi2, और यहाँ पे Chi2 तुम्हें मालूम हो जाए कि Chi2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और P2 क्या होता है, प्रेशर ऑफ 2, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू P2 नॉट, P2 नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू Chi2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम P1 नॉट मतलब ये सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं P1 नॉट, जिसे हम बोलते हैं P1 नॉट, ठीक है, P1 नॉट हो जाता है। अब इन दोनों तो मतलब यहाँ पे P1 और P2 तो जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, P टोटल का टर्म मिल जाता है, ठीक है, P टोटल का टर्म हमें मिल जाता है। अब जरा देखो P1 और P2 तो ऐड करते थे, P1 और P2 तो हम जब ऐड करते हैं तो हमें P टोटल क्या मिलता है, यहाँ पे हमें ये P टोटल है भैया, ये P टोटल है, भूलना नहीं, ये P टोटल होता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, P1 Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। अरे यार देख भाई देख, मैंने क्या बोला, यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू क्या है, P1 नॉट की वैल्यू ये आई है, देख भाई P1 नॉट की वैल्यू क्या ये आई है, तुम देखना P1 नॉट की वैल्यू ये आई है, हाँ P2 नॉट की वैल्यू ये आई है, तुम देखो यार P2 नॉट की वैल्यू ये आई है कि नहीं, P2 नॉट की वैल्यू मैंने क्या बोला, तुम इधर ध्यान दो, P2 नॉट की वैल्यू ये आई है, 1 सेकेंड देना, हाँ अब तुम देखो P2 नॉट की वैल्यू ये आई है कि नहीं, मुझे बताओ P2 नॉट की वैल्यू ये आई, P2 की वैल्यू ये आई है, हाँ सर ये आई है। तो तुम देखो P1 जब P1 प्लस P2, तो P1 की वैल्यू P1 नॉट Chi1 है और P2 की वैल्यू P2 नॉट इंटू Chi2 हो गया, तो ये क्या आ गया, P टोटल ही तो आया, हाँ सर ये आ गया। अब तुम देखो जब भी हम यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे तुम आओ, ठीक है, अब तुम आओ, अब तुम्हें मुझे नीला कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम यक्षे की मतलब Chi की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या बोला भैया, जब भी हम Chi की वैल्यू 0 रखेंगे, मैंने क्या बोल दिया, Chi कहाँ है, हमेशा, एक मिनट रुक जाओ, नहीं तुम गलती कर रहे हो, अभी गलती बहुत बुरा तो हो रहा है, मेरा दिमाग का हो रहा है, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, मैं अपनी गलती तो सुधार लूँ। हाँ सर तब आपकी गलती है, आप मानते हो ना, अरे हाँ तुम्हारी भी गलती है कुछ, सब हमारी तो गलती है, मुझे समझाने में आसान हो, नहीं तभी, ठीक है तुम भी जाओ, हाँ बस अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
और यहाँ आ जाओ, अब मुझे ब्लू कलर आ जाओ और मुझे क्या दे दो, यहाँ पे तुम आ जाओ, तुम दे दो। ठीक है, अब देखो P1 की वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं, सॉरी टाई 1 की वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं और टाई 2 की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है P1 नॉट। एक मिनट हो जाओ, P1 नॉट, हाँ P1 नॉट की वैल्यू जीरो हो जाता है। एक मिनट हो जाओ, मुझे देख लेने दो, नहीं तो मुझे गलत हो मेरा। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 1 सेकेंड लेना, तो ये पी टोटल हो जाए। मैंने बोला टाई 1 की वैल्यू जीरो रखते, तो यहाँ पे हमें टाई 1 की वैल्यू जीरो रख दिया। तो जब 1 सेकेंड लेना, टाई 1 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे P2 P1 की वैल्यू जीरो रख दिया। ठीक है, P1 की वैल्यू अगर जीरो रख दूँ, हाँ तो यहाँ पे हमें पी टोटल क्या मिलेगा, P02। हाँ ठीक है, हो गया पूरा काम, देखो अब मैंने क्या बोला कि जब आओ मैं तुम्हें अब समझाता हूँ। देखो जब टाई 1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू हम जीरो रखेंगे कि नहीं, इधर देखो, इधर इसकी वैल्यू हम जीरो रखते हैं। ठीक है, लिखा है पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, हाँ सर ये चीज़ लिखा है। अब उसके बाद मैंने बोला टाई 2 की वैल्यू 1 रखो, टाई 2 की वैल्यू 1 रखो, टाई 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, इसकी वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ पे 1 की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, P02, मतलब यहाँ पे हमें पी टोटल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P02। ठीक है, P02 हमें पी टोटल मिल गई जब हमने टाई 1 की वैल्यू जीरो रखा और टाई 2 की वैल्यू 1 रखा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। उसी तरीके से जब हम टाई 2, अब उसी तरीके से मैं यहीं पे ले दे रहा हूँ, यहाँ पे टाई 2 की वैल्यू ये 2 है, हाँ जब हम टाई 2 की वैल्यू जीरो रखते हैं और टाई 1 की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें पी टोटल क्या मिलता है, पी टोटल 1 मिलता है। अब आओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। एक मिनट दो, यहाँ पे टाई 1। अब देखो P2 नॉट, यहाँ पे हमें पी टोटल क्या मिला था, P नॉट 1 इंटू टाई 1 प्लस P02 इंटू टाई 2 मिला था, पी टोटल यही आया था ना। अब मैंने क्या बोला, मैं सिंपली बोला हूँ क्या भैया कि अब हमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, मैं बोला हूँ सिंपली अब अपने लोग को कुछ भी नहीं करना है, जो बोला है वो करो। टाई 2 की वैल्यू जीरो रखो, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो रखो और जीरो रखो तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे टाई 1 की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू P01 मिल जाएगा कि नहीं। हाँ ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, रिवीजन में भी मैं पूरा डीपली बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तो ड्राफ्ट है, NCERT भी दी हुई है, आगे तुम समझोगे, लेकिन मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर। ठीक है, अब देखो ये होता है प्रेशर, और ये होता है हमारा टाइपिंग। तुम्हें कुल मिला के मैं तुम्हें NCERT का ही डायग्राम समझा दूँ, क्योंकि वहाँ पे भी समझाना पड़ेगा। देखो हाँ ये आ जाए ना, ये आ जाओ, सही है। हाँ ये तो है, देखो यही है ना फिगर। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मैंने पहले ही समझा रखा है, हालांकि देखो यहाँ पे टाई 1 की वैल्यू इन्होंने जीरो रखा है और टाई 2 की वैल्यू, सॉरी मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला टाई 2 की वैल्यू इन्होंने 1 ले रखा है। आओ ले रखा है कि नहीं, टाई 2 की वैल्यू 1 ले रखा है और टाई 2 की वैल्यू जीरो रखा है। तो जब हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रखे थे, टाई 1 की वैल्यू जब 1 रखे थे, अब मुझे बताओ तुम, टाई 1 की वैल्यू जब 1 रखे थे तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिला था, बताओ। टाई 1 की वैल्यू 1 रखे थे और टाई 2 की वैल्यू जीरो रखे थे, तो हमें वैल्यू क्या मिला था, बताओ। हमें मिला था P0 A मिला था कि नहीं, बताओ भैया, हमें क्या मिला था, P0 A मिलेगा कि नहीं। तो P0 A यहाँ से मिल जाए, P01 मिल जाए। आओ मैं तुम्हें देखता हूँ ये कहाँ पे बना है। देखो P02 मिला है, ठीक है, रुक जाओ, ये हो जाएगा P02 हमें मिल जाए, P02। ठीक है, उसी इक्वेशन में रखोगे, S1 की वैल्यू 1 रखोगे और S2 की वैल्यू 0 रखोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, P02 मिल जाएगा। ठीक है, P02 मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जब हम H2 की वैल्यू 0 रखते हैं और H1 की H2 की Ψ2 की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें P नॉट 1 मिलता है। तो यहाँ पे P नॉट 1 मिल गया, ठीक है। तो हमें कुल मिला के डायग्राम तो ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा, ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। जब हमने इसकी वैल्यू ये रखा तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब हमने ये रखा तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड कर देते तो ये हमें सम ऑफ टोटल मिल जाता P1 प्लस P2। तो ये हमारा डायग्राम याद रखना NCERT का ही डायग्राम है, ठीक है। चलो चलो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। हाँ ये सब हो गया ना। हाँ एक चीज़ बचा है अभी, देखो अब P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 आया था कि नहीं आया था, ये वाला टर्म हमें भी समझ में आया था। तो आओ चलो अब और अच्छे समझते हैं। P टोटल इक्वल टू P नॉट प्लस P1 प्लस P2 होता है कि नहीं? हाँ होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, P1 प्लस Ψ1 प्लस P2 इंटू Ψ2। ये तो P1 की वैल्यू रखे, P2 की वैल्यू रखी है, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें फाइनली मिला है क्या, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड है ना यहाँ पे। अच्छा Ψ2 यहाँ पे रखिए, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे माइनस करो पहले अच्छे से, ये होता है माइनस साइन, ठीक है। ये Ψ2 यहाँ पे रखिए बंदे ने, हाँ चलो ठीक है। ये होता है हमें पूरा टोटल इक्वेशन हमें ये मिल के आया, ठीक है। हमें ये टोटल इक्वेशन मिल के आया है, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ, ठीक है। P1 नॉट प्लस Ψ2 इंटू P2 नॉट माइनस P1 नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, याद रखना है। 1 सेकेंड है ना, चलो। और उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिलता है। अच्छा समझ में आया, थोड़ा मुझे फंक्शन समझने में हो जाता है ना। चलो यहाँ पे पी टी इक्वल टू, जहाँ पे बी है वहाँ पे हमेशा 2 मानना, और जहाँ पे ए है हमेशा 1 मानना, ठीक है। अब डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या डॉल्टन ने क्या पार्टिसिपेशन किया, जरा आओ देखते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। तो हमें कुल मिलाते बस यही फार्मूला मिलता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ड्राइव करने का समय नहीं। पी प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू, हाँ प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू चाहिए इंटू पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर इंटू चाहिए हो जाएगा, ये प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। वहीं जब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे, बी मतलब दूसरे की बात कर रहे हैं, तो पी बी इक्वल टू चाई बी इंटू पी टोटल हो जाएगा। तो मिलाते मेरे कहने का मतलब, जब तुम 1 सेकेंड है ना, हाँ जब तुम, मैं बोल क्या रहा हूँ, जब तुम चाई बी का निकालोगे, मतलब प्रेशर ऑफ बी का निकालोगे, प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू चाई इंटू बी हो जाएगा, इंटू पी टोटल हो जाएगा। याद रखना ना, इतना तो साल भर पढ़े हो, लास्ट टाइम में क्या बात कर रहे हो। देखो मैंने लिखा भी है, पी बी इक्वल टू चाई बी इंटू पी टोटल, चाई है, ठीक है, यह मत समझ लेना, ठीक है। अब चलो हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउट लॉ को फॉलो करे, और नॉन आइडियल क्या होता है, जो राउट लॉ को नहीं फॉलो करे, ठीक है। राउट लॉ तुम समझ ना कि राउट लॉ क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के टर्म में हम लोग फाइंड किए थे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। तो लिखा है राउट लॉ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो राउट लॉ फॉलो करे, और जो नहीं फॉलो करे, जो राउट लॉ नहीं फॉलो करे उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाँ अब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन उससे पहले मुझे NCERT ले जाना है। हाँ सब ले आ जाए, आपने NCERT को उठा ले आए। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो मैंने क्या बताया था, तो यार हो जा रहे बड़े हो रहे, हाँ हो जाते हैं। देखो अब बात करिए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में दो चीज़ बनता है, एक होता है, एक तो आइडियल सॉल्यूशन होता है, इसमें एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, और देखो आइडियल सॉल्यूशन जो
राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल में दो कंडीशन बनता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। एक देखो, एक आइडियल का मतलब क्या होता है, सिंपली तुम ये समझो, जो मेहनत करता है डायरेक्ट सिलेक्शन लेता है, चला जाता है एक ही बार में। ये आइडियल मतलब शुरुआत से पढ़ता है लास्ट तक पढ़ता है, ठीक है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा बना रहता है। नॉन आइडियल में क्या होता है, जैसे कि हम सभी क्या करते हैं कि यार बीच में पढ़ लिए, बीच में कभी ज़्यादा हार्मोन्स बन जाए तो पढ़ने लग जाए, बीच में क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है, छोड़ो यार आज दिन छोड़ देते हैं। हम लोग रेगुलर नहीं मेंटेन कर पाते, अपना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। उसी तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को नहीं फॉलो करे, इसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो कभी कभी ज़्यादा फॉलो करते हो, या तो कभी कभी नहीं, या तो डेली, या तो रोज पढ़ते हो, या तो कभी कभी होता क्या है यार आज ज़्यादा पढ़ लिया, अब 2 दिन का 3 दिन का गैप, अब उसी में क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में आने लगते हो। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो राउल्ट लॉ से थोड़ा ऊपर जाना, जो प्लॉट है, जो ड्राफ्ट प्लॉट है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे जाए। ये तो तुम ओरिजिनल डायग्राम देख रहे हो, अब इसके बाद आओ, इसके बाद ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड देना। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये तो तुमने देखा था पी टोटल है, ये पी टोटल, इससे जब ऊपर जाने लगो तो ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। वहीं पे जब तुम इससे नीचे आने लगे, मतलब जैसे दिन नहीं पढ़े, 1 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ऐसे जब तुम आ रहे हो तो यहाँ पे तुम मेन एक्सेस से, मतलब जो ये मेन है, ये मेन आइडियल बंदा पढ़ रहा है, ये डेली पढ़ रहा है, अब उससे तुम नीचे आते जा रहे हो, उससे तुम नीचे आ रहे हो, जिससे तुम नीचे आ रहे हो, जितना नहीं पढ़ोगे वो आइडियल पर्सन जो रोज पढ़ रहा है उससे तो नीचे आ रहे हो ना, उससे तो नीचे आ रहे हो। तो आइडियल का मतलब क्या हुआ, आइडियल इक्वेशन से नीचे आ रहे हो तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा याद रखना इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, एथेनॉल प्लस एसीटोन दिया गया, क्या है, एथेनॉल और एसीटोन, और भैया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा माने रखते हैं, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन का हो जाता है फिनॉल एनिलीन और क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्या हो जाता है, फिनॉल एनिलीन और क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये होता है नेगेटिव डेविएशन, ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे एक आइडियल सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल दिया था। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन जो मतलब जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो है एन-एस्टेन, एन-हेप्टेन और ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन टॉल्वेन। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, याद रखना, ठीक है। हालांकि इसमें इस सारी चीज़ में एनसीईआरटी तो ले आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ, एजियोट्रोफ्स होता है, एजियोट्रोफ तो समझो नहीं, अब जो समझना था लास्ट टाइम बचा है वो समझ चुके हो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पॉजिटिव डेविएशन सबसे ज़्यादा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोफ्स होते हैं, और जिसका नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोफ्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड और वाटर दे रखा है। तो एग्जाम्पल और क्या मतलब है वो ज़रा देख लेना। और पॉजिटिव डेविएशन जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोफ होता है उसका एग्जाम्पल एथेनॉल और वाटर दिया हुआ है। तो याद रखना, सारे एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी में। 12 हाँ हो जाएगा, 13 पे आ जाओगे ना। चलो अब हम लोग सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, ठीक है, मूव करते हैं सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी पे। बोल भाई तैयार हो कि नहीं, बताओ यार, अभी तो आधे घंटे भी नहीं बीता। सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी, अब आओ सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आओ जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे 4 तरीके से होते हैं सॉलिडेटिव। एक होता है रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल हो जाता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर एट टाइम एट टी पे तुम बोल सकते हो, एट टी पे, या तुम बोल सकते हो फाइनल प्रेशर, जैसा तुम्हें बोलना हो। चेंज इन प्रेशर बोल तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जैसा तुम्हें बोलना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जब तक तुमने साल भर पढ़ा हो, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी तो किस टर्म में हम लोग मेजर करते थे, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोल से। तो यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि हम इसे ऐसे नहीं ले सकते हैं कि मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल। अरे भाई तुम्हें याद आ रहा है, अभी हमने पढ़ा है कि भैया प्रेशर जो होता है सॉल्युबिलिटी के टर्म में होता है, और सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं। और स्टार्टिंग में जब मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल से। तो हम यहाँ पे n2 अपॉन n1 प्लस n2 नहीं ले सकते, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख नहीं सकते हैं। हाँ,
तो ये सारी चीज़ याद रखना। उसी तरीके से फार्मूले यहाँ पे हैं। जब हम लोग इसके फार्मूले तो W2/m2, अरे वेट ऑफ सॉल्यूट भूल जाते हैं यार बहुत जल्दी। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, यहाँ पे m1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 हो जाएगा। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये फार्मूले याद रखना, ठीक है। तो अब ये सब कुछ नहीं याद रखना है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाओ, तो इसे डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यम क्या होता है, यहाँ पे यम याद रखना है, ये मोलैलिटी होता है, मोलैरिटी नहीं होता है, ठीक है, मोलैलिटी होता है। यहाँ पे यम क्या होता है, मोलैलिटी होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे केबी क्या होता है, केबी होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और तुम्हें अब तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मोलैलिटी तो हम किस तरीके से लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एक मिनट है ना, ये मैंने कैसे जल्दी कर दिया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखूंगा, 1 सेकेंड है ना, जल्दी हो रही है, ठीक है। जो जाओ 1 मिनट है ना, कैसे जाओ, हाँ यहाँ पे आओ, ये आओ, जल्दी हो रही है मेरे से जल्दी हो रही है, हाँ जल्दी चक्कर में जल्दी कर दिया। हाँ, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे केबी क्या होता है, इब्यूलोस्कोपिक। और ये भैया मोलैलिटी का मैंने एक दूसरा वाला फॉर्म लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है, मोलैलिटी का दूसरा वाला फॉर्म ही लिखा है, दूसरा वाला फॉर्म ही लिखा है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, मोलैलिटी का दूसरा फॉर्म ही लिखा हूँ मैं, तो और नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा केबी अपॉन केबी इंटू मोलैलिटी का इतना फार्मूला तो अभी हमने पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही। अब देखो केबी क्या होता है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की फार्मूले क्या होते हैं, R/Tb²। ये यम क्या होता है, यम मोलैरिटी होता है, ठीक है। मोलैरिटी होता है, दया मुझे मालूम था, ठीक है, मोलैरिटी होता है, हटाइए अच्छा सही, ठीक है। तो यहाँ पे यम लगा दे रहे हैं, यम क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी होता है, ठीक है, मोलैरिटी होता है। तो हमारा केबी का फार्मूला क्या होता है, R/Tb² इंटू यम अपॉन 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन होता है, ठीक है। और केबी तो हम क्या लिखते हैं, केबी तो हम क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाता है, या तुम बोल सकते हो मोलर इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू यम क्या होता है, मोलैलिटी। उसी तरीके से ये फार्मूला है, तुम्हें मालूम हो जाए, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वहाँ पे केबी था, यहाँ पे KF हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसकी यूनिट लेते हैं तो R/Tf² इंटू यम क्या होता है, मोलैलिटी अपॉन 1000, यहाँ पे डेल्टा H फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे डेल्टा H वेपराइजेशन था, ठीक है। याद रखना, हमेशा याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना, ठीक है। अब उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो वाला पाई मत समझ लेना, ठीक है। जो वाला 22.4 बाई 22/7 और 3.14 वैल्यू रखते हो, वो वाला मत समझ लेना पाई, मुझसे भी क्या गलती हो रही है, ठीक है। और पाई इक्वल टू CRT, सी क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। और कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी तो हमने कैसे ले सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और RT यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। कौन सा अंतर है, ठीक है। और अब देखो, अब मुझे मत बता देना भैया, अब गलती मत करना, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमने क्या रखा है, 1 मिनट यार, मैं हार जाए, ये क्यों गलती कर रखा हूँ, हाँ 1 मिनट हो जाओ, मेरा भी मैं सोते वक्त लिखता हूँ, 1 सेकेंड है। सोने का नतीजा यही होता है भैया, ये होता है वेट उठेगा, हाँ ये होता है वेट, ठीक है। वेट हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml RT, आप सही हो गया, हाँ
अब ये सही हो जाएगा फार्मूला एकदम, ठीक है, ये फार्मूला सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिक्सचर वाला सीरीज कर देते हैं तो पाई वन इंटू V1 प्लस पाई टू इंटू V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। पाई वन पाई टू बराबर हो जाएगा, तब इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। पाई वन अगर बड़ा हो जाएगा पाई टू से हाइपोटोनिक, और हाइपरटोनिक मतलब पाई टू अगर बड़ा हो जाएगा। क्वांटम फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, I = 1 नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और स्टोन इलेक्ट्रोलाइट हटो भैया, ठीक है, और नॉन या वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट तुम बोल दो, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन ट्रॉन होता है कि एक बार में, मैं वही बता नहीं रहा हूँ कि एक बार में तैयारी करें, एक बार में सिलेक्शन ले चला जाए, तो स्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा अल्फा 1 होता है, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1 से कम होता है, मतलब 1 के बराबर नहीं होता, ठीक है, कम ही होता है बेसिकली क्या, ठीक है। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई, तो आई क्या होता है यहाँ पे, आई क्या होता है बताओ, यहाँ पे आई क्या होता है, आई हम लोग किसके लिए पढ़ना है, यहाँ पे नाम तो देख लिया करो, क्वांटम फैक्टर, ठीक है। तो I = n डिसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन के लिए इन्वर्स हो जाता है, I = 1/n, ये एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए n हो जाता है। उसी तरीके से डिसोसिएशन में यहाँ पे I = 1 + n - 1 × अल्फा, और एसोसिएशन के लिए वही n तो इन्वर्स कर दो, n तो इन्वर्स कर दो, तो n के यहाँ 1/n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एनसीईआरटी से रटे हुए फार्मूले होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो ये एनसीईआरटी से जिन्हें चुने फार्मूले हैं पढ़ लेना, ठीक है। I = या आई मतलब तुम समझ ही रहे हो, आप कैसे बोलते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास हो जाता है। एनसीईआरटी के लाइनें हैं, एनसीईआरटी से देख लेना, सारे फार्मूले लिखे हो। अब देखो ये मुझे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है मेजॉरिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वेपर प्रेशर इन लोअरिंग पॉइंट हो जाता है, तो डेल्टा पी बाई मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर, ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट हो जाता है, ये यहाँ से पूछा जाता है। और जब हम इसी तो अरे भैया इसी तो हम मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं कि नहीं, तो उसी तरीके से हम आई से मल्टीप्लाई करते हो, आई मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आई क्या हो जाता है, क्वांटम फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके Kb × m, अरे यार यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा Kb × m, m मोलरिटी होता है, Kb क्या होता है, एबिलोस्टोपिक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सिंपल याद रखो, जितने भी हमने सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं वहाँ पे हमने आई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे आई पे डिपेंड करता है, जितना अपना टूटेगा उतना ज़्यादा इसका प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा मोलरिटी होगा, ठीक है। और उसी तरीके नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ये चीज़ देख लो, सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब चलो हम आ जाते हैं, कितना टाइम हुआ, 47 मिनट, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर की बात करिए, स्टेट ऑफ मैटर की बात करिए तो जनरल बातें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे 7:18 हो जाए, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। यहाँ पे इंटर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर, हाँ रुक जाओ, तुम लोग के मन में एकदम भ्रम हो रहा होगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो चैप्टर नहीं भैया, तो सारे टर्म हैं, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी, ठीक है, जल्दी बहुत जल्दी निपटा होगा। देखो मैंने अभी बताया था कि भैया STP पे जो टेम्परेचर होता है वो 273 होता है और 1 बार होता है, ठीक है। और वहीं पे जब हम ले लेते हैं S8TP दूसरा होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है। और ये होता है टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, 1 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर जाता है, ठीक है। अब ये सारी बात तुम पढ़े हो, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना, तुम्हें मुझे पढ़ाना है यहाँ पे। हटो पहले, तुम आओ, तुरंत आओ, हाँ अरे अब देखो बॉयल्स लॉ की बात करिए, बॉयल्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, पहली चीज़ ये मुझे जानना है, बॉयल्स लॉ कहते हैं, भैया फिजिक्स में भी पढ़ोगे ये चीज़, ठीक है। बॉयल्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, हमेशा टेम्परेचर और मास कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर और मास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन आता है, यहाँ पे जो रिलेशन बन के आता है P1 V1 = P2 V2, यहाँ पे रिलेशन, मुझे रिलेशन याद करवाना है तुम लोग, तो P1 V1 = P2 V2, हमेशा रिलेशन पे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। और तुम लोग तो नहीं तैयार रहेगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है। आखिर हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, मेहनत तुम ही लोग है ना। और जब यहाँ पे हम लॉड ले लेते हैं PV = K, मतलब यहाँ पे PV = कांस्टेंट हो जाएगा ना, और जब हम लॉड ले लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है तो ये लॉड P = log K माइनस
लॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी है वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये मिल जाता है। तुम्हें एक स्टेप करना हो चले जाना, ठीक है, एक स्टेप कर लेना, आगे बढ़ा लेना, ठीक है। उसी तरीके से ये सब मत पढ़ो, ये सब ये तो हमने बता दिया डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है। अरे बताओ ना, बता दिए कि नहीं, डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हमने बता रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए कौन सा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमें रिलेशन मिलता है V टू KT, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ, हमेशा तुम्हें लगता है ग्राफ नहीं पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। और तुम्हें फिजिक्स में भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ तैयार रखना, ठीक है। और ये वॉल्यूम बाई टेम्परेचर, तो ये ग्राफ हो जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन ये है, ये याद रखना, V1 T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अरे भैया इसी तो नहीं मालूम रहता लोगों को, इसी में जाती। और तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत आता है, तो जाना तुम फिजिक्स उठाना, और फिजिक्स में अगर ये सारे ग्राफ और ये सारे टर्म नहीं हो तो बता देना, और मत पढ़ना केमिस्ट्री फिजिक्स में भी तब, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट में जॉर्ज लॉ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। बस ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाते हैं। यहाँ का रिलेशन कुछ ये हो जाए। अब कुछ जनरल टर्म जो होता है PV इक्वल टू NRT, जो चीज़ इसके बिना तुम्हारा पूरी केमिस्ट्री अधूरी है, इसे नहीं पढ़ोगे। P इक्वल टू NRT बाई V होता है, ठीक है। अरे हम V तो यहाँ से नीचे भेज दिए भैया, और कुछ नहीं किए, ठीक है। और V इक्वल टू NRT बाई V हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ तुमने पढ़ लिया। और यहाँ पे वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। कंबाइन गैस इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये वाले पे क्वेश्चन बना था अगले साल, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो। यहाँ पे फिजिक्स में तुम नहीं पढ़ो, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। वेपर प्रेशर इन मेल्टिंग पॉइंट की बात करी है तो √2RT बाई यम हो जाता है, 2RT बाई यम हो जाता है। ये वेपर प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट पे हो जाता है। वेपर प्रेशर या एवरेज वेलोसिटी की बात करी है तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे आ जाता है हमारा 1 सेकंड, हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है 8p √8p अपॉन RD पाई डी, सॉरी। और VRMS होता है √3p बाई डी, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलो आ जाओ, बिना क्या दिक्कत है, आ जाओ, चलो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर। डन हो चुका है, हटो, ठीक है। अब मुझे अच्छा, हाँ, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। इस पे डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते आते हैं, तुम्हें पहचानना रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब जितना चेंज हुआ टाइम टेकन, ठीक है। यूनिट क्या हो जाता है, अब कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स हमने पढ़ा है, और टाइम एक सेकेंड इनवर्स हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाता है, ठीक है। हमेशा हम लोग केमिकल रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स हमेशा हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ना हम लोग वेरी स्लो के लिए पढ़ते हैं, ना कभी भी वेरी फास्ट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा रेट पढ़ते हैं, रेट निकालते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, या तुम बोल दो सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल दो, और यहाँ पे कोई भी मैटरनेज नहीं लगता, ये सिंगल स्टेप होता है। एलिमेंट्री मतलब सिंपल रिएक्शन, ठीक है, नो मैटरनेज, नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करिए तो यहाँ पे मल्टी स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है।
और मल्टी स्टेप रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन आपका होगा मल्टी स्टेप में, ठीक है। हमेशा बोलना है क्या दिया, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, रुझो मुझे समझने दो, मैंने क्या लिख दिया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस। अच्छा, ये तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये ROA का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ अपेरेंस। अब बहुत लोग तो समझ ही नहीं आता भैया ROA क्या होता है, रोआ, रोने की बात नहीं है बेटा रोने वाला समय नहीं आता है, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ अपेरेंस, जो प्रोडक्ट साइड बनता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, ठीक है। ठीक है, डिसअपेरेंस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हम लेते हैं, नेगेटिव साइन तब हम लेते हैं जब हम रेट ऑफ डिसअपेरेंस को बताना होता है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस इतना याद रखना, नेगेटिव साइन हमेशा रिएक्टेंट को दिखाने के लिए लेते हैं। नेगेटिव साइन हमेशा रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में जो चेंज होता है, कंसंट्रेशन का चेंज होता है, उसे हमें दिखाने के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं। और पॉजिटिव साइन हमेशा प्रोडक्ट के साइड में जो कंसंट्रेशन का चेंज होता है, वो हमेशा हम लोग दिखाने के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड हम लोग नेगेटिव। रिएक्टेंट साइड हमेशा हम लोग चेंज दिखाने के लिए, क्या ये नेगेटिव होता है, क्या ये पॉजिटिव हो जाता है, नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखाता है क्या, ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड का दिखाता है और प्रोडक्ट, इसका कोई वास्तविक रूप से कोई मतलब नहीं है। बस ये क्या दिखाने का प्रभावित करता है कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड का साइन होता है। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं, रिएक्टेंट हमेशा, रिएक्टेंट में जो चेंज होता है, जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है, वो हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं। और प्रोडक्ट साइड में जब चेंज होता है कंसंट्रेशन, तो उसे हमें पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, -R डेल्टा टी और डेल्टा, अच्छा ठीक है, ये होता है रिएक्टेंट, मान लो। अब ये होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट में। तो जब हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, -डेल्टा R बाई, ठीक है, डेल्टा टी। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो सिंपल लिख दो, इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव डेल्टा पी, हट जा भाई, डेल्टा कैसे बन रहे हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पता, इतना प्यारा सा बना है, ठीक है। तो वही तो बता रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस इसे बताता है, ये जो होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस, ये होता है रेट ऑफ अपेरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस यहाँ पे माइनस साइन बता क्या रहा है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस, और ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, रेट ऑफ अपेरेंस, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया। रिएक्टेंट में कितना चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में कितना चेंज हो रहा है, बोले रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे तुम नेगेटिव करोगे तो फिर आगे जाते पॉजिटिव साइन ही ले लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2-3 ग्राफ बनता है, ये इक्विलिब्रियम में भी अभी आओगे तुम देखोगे, दोबारा देखना, लेकिन यहीं पे मैं समझा रहा हूँ। जब होता क्या है, जैसे कि मतलब जब कभी भी तुम कुछ करने जाते हो, जैसे तुम पढ़ाई की बात करो, तो पढ़ाई में जब तुम पढ़ते रहते हो, पहले स्टार्टिंग में टाइम के साथ पढ़ना शुरू किए, टाइम के साथ पढ़ना शुरू किए, ठीक है। जब तुम पढ़ना शुरू किए, पढ़ते जा रहे हो, तो प्रोडक्ट तुरंत बनना नहीं शुरू होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, जब तुम पढ़ते जाते हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है। तो मतलब इसका ये ग्राफ हुआ, ठीक है। तो ये तुरंत
नहीं दिखता, थोड़ी देर बाद होता है, ठीक है, यहाँ पे। उसी तरीके से कुछ ऐसा भी होता है कि रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में मिलेंगे ना, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। तो ऐसे होते हैं, बाद में तुम पढ़ते जाते हो आपस में सैचुरेटेड आ जाता है, सैचुरेट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ जाए, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड जितना तुम आगे चले उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, जितना तुमने पढ़ाई किया उतना ही तुम्हारा स्टार्टिंग में, शुरुआती में तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई किया, बार बार रिवीजन नहीं किया, फिर तुम जीरो पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना तुमने पढ़ा उतना तुमने ख़त्म कर लिया लास्ट टाइम में रिवीजन ना करने की वजह से, वही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी, जो यहाँ पे ए जो होता है ये रिएक्टेंट साइड होता है, इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ पे कॉफिशिएंट हमेशा नीचे आ जाता है, यहाँ पे 2 है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, वो हमेशा नीचे आ जाता है, और यहाँ पे 1/3 मतलब यहाँ पे कॉफिशिएंट नीचे आ जाता है, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले साइड में है और ये रिएक्टेंट वाले साइड में है, ठीक है। अब प्रेशर के टर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे C = P/RT, मतलब प्रेशर के टर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन RT हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाए इन टर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं माइनस dPA/RT हो जाएगा इंटू dt, बस सेम टू सेम लिखे हैं। यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे हम P/RT, ये जो P/RT है सेम चिपका दिए हैं, देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ A अपॉन RT इंटू dt हो जाएगा, dt पहले भी लिखते थे, प्रेशर ऑफ B अपॉन 2RT, 2 क्या है यहाँ पे, 2 जो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, dt आ जाए RT हो जाए जो भी हो। यहाँ पे प्रेशर ऑफ C अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 था, यहाँ पे RT आ जाए इंटू dt आ जाए, मतलब P/RT जो होता है ये प्रेशर के टर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, प्रेशर के टर्म में P/RT हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इन टर्म ऑफ मोल, अब भैया तो ये बोल दे कि भैया तुम मोल के टर्म में लिखो, अब मोल हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो बस सिंपल क्या करना है, मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इंटू dt हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इंटू dt, मोल्स ऑफ बी, ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, डिसअपेरेंस, याद रखना है रिएक्टेंट साइड, अपॉन 2v इंटू dt, मोल्स ऑफ C अपॉन 3v dt हो जाए। फैक्टर पे क्या होता है, क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है देख लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ चलो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, साइज ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे कम होगा, साइज ऑफ रिएक्टेंट की साइज जैसे जैसे कम होगी वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा और रेट बढ़ेगा। भैया जब साइज ऑफ रिएक्टेंट ही कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, स्टेटमेंट वाइज में तो पूछे जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर दी जाए तो रेट ऑफ डेथ की ज़्यादा होती है लिक्विड की, उसके बाद हमारा आता है सॉलिड का रेट। कैटालिस्ट, जब तुम इंजेक्ट हो तो भी रिएक्शन में कैटालिस्ट डाल दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा जाती है। जब टेम्परेचर तो बढ़ा दो या रेडिएशन दे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर दे दो या रेडिएशन दे दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब दो दे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो ये सारे हमारे फैक्टर थे, याद रखना। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम रेट को लिखते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये जो यन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है,
जो ये यन है 1 सेकेंड, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो डिफाइन करता है, ठीक है। और यहाँ पे T जो होता है ये रेट कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसा भी बोलना चाहो, ठीक है। तो ठीक है, तो रेट कांस्टेंट इस तरीके से लेते हैं R इक्वल टू, यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे A है, हाँ, यहाँ पे B है, हाँ। तो रेट हम लोग कैसे लेते हैं, रेट इक्वल टू A की पावर H B की पावर Y। ठीक है, ठीक है। और देखो आज बात करती है, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा यक्स और वाई, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन दोनों जो ऐड कर दिया जाए तो हमें मिल जाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। और रेट को हम तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ क्रिएशन जो होता है इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, हम कैन भी, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यहाँ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर सब हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है हमेशा, इसे हम थ्योरेटिकल नहीं निकाल सकते, ठीक है। R इक्वल टू के A की पावर 3 हो जाता है। यहाँ पे जब हम A तो डबल करते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि 8 टाइम हो जाएगा। तो मैं मालूम हो रहा वहाँ पे मैंने करवाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे करवाया था। जब y तो डबल कर दो तो y तो ट्रिपल कर दो, नहीं डबल कर दो y तो यहाँ पे रेट 8 टाइम, यस तो ट्रिपल कर दो तो 9 टाइम हो जाता है, यस तो डबल कर दो तो 4 टाइम हो जाता है, y तो ट्रिपल कर दो 27 टाइम होता है। वहाँ पे मैंने करवाया था, अब उतना टाइम नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अभी हमने तीनों टर्म में निकाला, प्रेशर, मोल्स और कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ये प्रेशर के टर्म में हो जाएगा और ये मोल के टर्म हो जाएगा। मोल सेकंड इनवर्स, एटीएम सेकंड इनवर्स, मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ये होता है थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंपल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट नेवर बी नेगेटिव और कभी ग्रेटर देन 4 भी नहीं होता है, ठीक है। कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, तीनों नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव, ना ही जीरो, ना ही फ्रैक्शन। ये हमेशा RDS पे डिपेंड करेगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होता है, KF/KB मतलब फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम अपॉन बैकवर्ड इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड हो जाता है। KF क्या होता है, रेट कांस्टेंट इन अ फॉरवर्ड साइड, और KB क्या होता है, रेट कांस्टेंट इन अ बैकवर्ड साइड। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाता है, और तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, यूनिट क्या हो जाता है, मोल 1 - 1, मोल 1 - n और L n - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी से तुम सारे यूनिट, सारे ऑर्डर की यूनिट तुम निकाल सकते हो। जैसे कि बात चल रही है n इक्वल टू 0, जब n इक्वल टू 0 की बात चलती जाए तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे हमें कितनी यूनिट मिल जाती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो जाती है। जब n इक्वल टू 1 ये फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और जब 2 रखते हैं तो ये हमें तीसरे ऑर्डर की रिएक्शन दूसरे ऑर्डर की रिएक्शन मिल जाती है, ठीक है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाँ सही है, हाँ सही है, ठीक है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करिए तो यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब रेट T पे ही डिपेंड करता है। रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट कभी भी इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, रेट कभी भी रिएक्टर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से बन के आता है, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो हमें रेट के बराबर, मतलब ये डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है।
लेकिन ये कहाँ पे, ये तुम्हें ऑर्डर पहचानने से दे सकता है कि किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, ये सारी चीज़, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू यस से याद रखो, या तुम ये याद रखो, सबसे पहले तुम ये सब मत याद रखो, ये याद रखो, मेन फार्मूले ये है, मेन फार्मूले हमें ये है, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, या तुम ये याद रखो आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ये याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये फार्मूला आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम जान लो स्लोप जो होता है माइनस से डिफाइन करता है, याद रखना ये ग्राफ होता है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, कितना रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, और हमें क्या मिल जाता है माइनस के, देखो यहाँ पे मैंने रखा है, ये जो होता है ये स्लोप बताता है, ये जो होता है स्लोप बताता है, माइनस से जो बता रहा है ये स्लोप बताता है। आर टी क्या होता है, रेट एट किस एक्सिस पे, जो होता है आर टी होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रेट होता है, और आर नॉट क्या बताता है, स्लोप बताता है, ठीक है। सॉरी, आर नॉट क्या बताता है, नेगेटिव डेविएशन, ये देखो आर नॉट ये बता रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब बात कर दिया है, बात यह है यहाँ पे स्लोप के बराबर क्या हो जाता है, टाइम की बात है यहाँ पे, टाइम और अमाउंट ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा था अमाउंट ऑफ कंज्यूम ड्यूरिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अमाउंट ऑफ कंज्यूम ड्यूरिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हमें मेन फार्मूला बन गया आर टी आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी, और इसी सारे फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट नीट में डायरेक्ट बहुत बार फार्मूले ही पूछ रहे हैं, ठीक है। हाफ रिएक्शन की बात कर दी जाए तो जीरो ऑर्डर का हाफ रिएक्शन क्या होता है बताओ, हाँ बताओ, जीरो ऑर्डर का हाफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, चलो, टी हाफ का फार्मूला जीरो ऑर्डर का क्या होता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट बाई टू, आर टी इक्वल टू आर नॉट बाई टू हो जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला, आर टी इक्वल टू आर नॉट बाई टू हो जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब उसके बाद हाफ रिएक्शन वही बोला हूँ ना, जो जाओ आर टी इक्वल टू आर नॉट बाई टू, ठीक है, टी 50, तो जाओ, नहीं नहीं नहीं, अरे सॉरी, जीरो ऑर्डर का ये होता है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, टी 50 मतलब टी हाफ का क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर से हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू के, ये मेन फार्मूला है, वो तो मैंने गलती से ला दिया, बस सेकेंड है ना, डिलीट करो, हाँ, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट बाई टू के हो जाता है, क्या हो जाता है, टी हाफ, जीरो ऑर्डर का हाफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, आर नॉट बाई टू के हो जाता है, ठीक है। टी 75 का डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, थ्री बाई टू आर नॉट बाई टू के, मतलब आर नॉट बाई टू के मतलब ये टी 50 ले सकते हो, इसे टी 50 ले सकते हो, देखो यही तो आया है, अभी हमने पढ़ा था आर नॉट बाई टू से तो टी 50 ले सकते हैं ना, तो थ्री बाई टू इंटू टी 50 ले सकते हैं कि नहीं, आओ देख लो, यहीं पे मैंने ये रिलेशन ले दिया है कि टी 75 का रिलेशन क्या होता है, थ्री बाई टू इंटू टी 50 हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ रिलेशन, टी 75 का हमने डाल दिया, ठीक है। अब टी 100% का क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, टी 100 में क्या हो जाए, आर नॉट बाई के हो जाता है, ये जो होता है जीरो ऑर्डर का फुल टाइप का रिएक्शन होता है, चाहिए देखो, हाफ रिएक्शन आर नॉट बाई टू से 75 थ्री बाई टू टी 50% और टी 100 में आर नॉट बाई के होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर दी जाए तो एल एन आर टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस के टी, डायरेक्ट फार्मूले याद रखो, फार्मूले पे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एल एन आर नॉट इक्वल टू एल एन आर टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस के टी होता है, ठीक है। यहाँ पे एल एन आर टी, यहाँ पे माइनस के टी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जानते हो, एल एन आर टी क्या होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, एल एन आर नॉट क्या होता है, ये बताता है कि कितना नेगेटिव डेविएशन हुआ, ठीक है। एल एन आर टी टाइम का जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्लोप मिलता है माइनस के, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा ग्राफ देते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे फार्मूला क्या होता है, एल एन आर नॉट बाई आर टी इक्वल टू के टी, और इसी को लिखते बहुत सारे फार्मूले आने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले आते हैं, ठीक है। अब रही बात जो तुम्हें याद होता है लॉट 2.303 आर नॉट बाई आर टी, ये सारी चीज़ वहीं से आए, मतलब यहीं से फार्मूले से आएंगे, ठीक है। देखो एल एन आर नॉट बाई आर टी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइन, और हमेशा याद रखना ग्राफ तैयार रखना, ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फार्मूले बन के आए हैं तो ये फार्मूले तो और अच्छे से याद रखना क्योंकि पूछे जाते हैं,
और पूछे जाते हैं और लास्ट टाइम बचा भी है तो रिवीजन करना तुम्हारा हर्ट बनता है। इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना। यहाँ पे टी निकालना है, मतलब टी होता है रेट काउंटर, जानते हो। यहाँ पे टाइम दिया रहे और तुम्हें रेट काउंटर निकालना रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एल एन आर टी बाई आर नॉट इक्वल टू माइनस टी टी, ये सारी चीज़ तुमने देख लिया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करिए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, ये बढ़ेगा। हाँ, ये वाला रिलेशन याद रखना, आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस ई की पावर के टी, क्या पता पूछ ले डायरेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। एल एन आर टी ये तो मैंने बता ही दिया था, तुम डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। और टी 50 इक्वल टू, यहाँ पे बात कर लिया, हटो यार, हटो 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 हटो, पहले हटो, हाँ हटो हट। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था टी हाफ वाला, फार्मूला क्या होता है, टी हाफ का फार्मूला क्या होता है 2.303 लॉट 2 बाई के हो जाएगा, ठीक है। 2 लॉट बाई के, इसकी वैल्यू हो जाती है पूरी 0.693 अपॉन के, क्या हो जाता है 0.693 बाई के। इसका पूरा सब हम लॉट और पूरा सॉल्व कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलता है टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 0.693 अपॉन के हो जाता है। यहाँ पे ग्राफ याद रखना, टी हाफ और के का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये इन्वर्स रिलेशन में बन के आता है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन में बन के आता है, ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ग्राफ याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आर टी, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये दूसरा ग्राफ होता है टी हाफ और आर नॉट का जो ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये सारी ग्राफ तैयार रखना है, ठीक है। T75 याद रखना, वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ T50, 2 टाइम्स ऑफ T50। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है 3/2 T50, याद है कि नहीं, अभी मैंने बताया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 3/2 T50 हो जाता है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ T50 हो जाता है भाई, समझ में आया चलो। अब हमारा एन इक्वल टू 1 की बात कर दिया तो यहाँ पे 100 होता है, 50 होता है, ये तुम याद रखना क्योंकि अब इतना समय नहीं है, ठीक है। वो याद रखना, एल एन इक्वल टू के टी की पावर टी एवरेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ याद रखना, मैं PDF अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से डायरेक्ट पूछ लिए जाए, क्योंकि NCERT में है तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है पेपर जो है ये एग्जाम्पल पे ज़्यादा फंसाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और ज़रा देख लेते हैं। ये होता है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ डाई आइसो ब्यूटाइल परऑक्साइड। टज है डाई टज ब्यूटाइल परऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे जब 99.9% का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, ज़रा याद रखना ये सब चीज़, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि 99.9% दे रखेगा और यहाँ पे तुम्हें निकालना रहेगा, ठीक है। मुझे याद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है इसकी वैल्यू T99.9% अपॉन T50%, तो ये कुछ वैल्यू आ जाती है 10% आ जाती है, 10 आ जाती है, ठीक है, ठीक है। ये नेट ऑर्डर के लिए जब हम लोग क्या नाम है निकालते हैं यहाँ पे तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस ये फार्मूला ये देख लेना, जान सकता मैं, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ ये सारी बात, रेडियो एक्टिव का फार्मूला पढ़ लेना, रेडियो एक्टिव लिखे N0/N T इक्वल टू KT होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लॉट
डेल्टा नॉट अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। और इसी तो जब तुम जो जजमेंट, हाँ ये तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अरेनियस इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं के इक्वल टू ए नॉट ई टी पावर माइनस ई नॉट सॉरी ई टी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे फार्मूले एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स पे। तो ये दूसरा पार्ट अब स्टार्ट हो रहा, मतलब ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब दूसरे वीडियो में आएगा।